हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट, दैट इज द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में मीन्स इनहेरिटेंस के बारे में कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, ये तो लोगों को बहुत पहले से पता था, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? इसे मेंडल ने किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की काफी हद तक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में रिजेंबल करते हैं। जैसे क्या होता है कि कभी कभी आप लोगों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपने मम्मी या पापा जैसा होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं वो आप लोगों में इनहेरिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ जो है पहली बार किसने किया? मेंडल ने किया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूफ किया कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये मैं पहले बता चुकी हूं आपको। अब यहां हम देखेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने इनहेरिटेंस के रूल्स क्या क्या दिए, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे शुरू किया, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। तो मेंडल्स जो थे ये एक पुअर फैमिली में जन्म लिए। इनका जो बर्थ था वो 22 जुलाई 1822 को हुआ और ये बाद में चल करके ऑस्ट्रिया की एक चर्च में फादर बने और वहां जो है चर्च के फील्ड में जो उसका एग्रीकल्चरल फील्ड था वहां कुछ वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते थे। तो मेंडल्स को बचपन से, क्योंकि ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इनके फादर जो है एग्रीकल्चर करते थे, फार्म था उनके पास, तो उस फार्म में ये हाथ बटाते थे, इसलिए इनको नेचर से पहले से लगाव था। और उन्होंने चर्च में जो है ये पी प्लांट को ग्रो करना शुरू किया। मीन्स उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस ऑर्गेनिज्म को चूज किया? ये गार्डन पी प्लांट को चूज किया इन्होंने। तो इन्होंने गार्डन पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किया। उसका बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम होता है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर कभी क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने किस प्लांट को चूज किया, देन यू हैव टू राइट हियर द गार्डन पी प्लांट एंड इट्स बॉटनिकल नेम इज द पाइसम सटाइवम। इन्होंने क्या किया कि स्पाइसम सटाइवम मींस गार्डन पी प्लांट पर 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया 1856 में और एक्सपेरिमेंट पूरा कब तक चला इनका? 1863 तक। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया, इस पर डेटा कलेक्ट किया इन्होंने, पूरा प्रोसेस करने में इनको काफी वक्त लग गया और इनका जो ये एक्सपेरिमेंट था इसे पब्लिश कब किया गया? 1884 में पब्लिश हुआ। फिर भी उसे फेम नहीं मिली थी, वो हम बाद में देखेंगे। आपके 10th के लिए सीबीएसई में फिलहाल नहीं है कि क्यों नहीं मिली फेम। उसका रीजन था कि उस समय डार्विन जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे और थोड़ी सी पब्लिसिटी भी कम थी उस समय। ये आपकी जो प्रिंट मीडिया वगैरह था वो कम था, इसलिए उनको फेम नहीं मिल पाया। अब इन्होंने क्या किया कि गार्डन पी प्लांट्स को क्यों, एक रीजन इसमें आता है कि व्हाट आर द रीजन्स टू चूज द गार्डन पी प्लांट। मेंडल ने गार्डन के प्लांट को क्यों चूज किया? तो उन्होंने इसका रीजन था कि जो पी प्लांट थी, गार्डन पी प्लांट था, उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। मीन्स 1 ईयर में इसे मीन्स इसके 2-3 जनरेशन जो है ग्रो किए जा सकते हैं। मिनिमम 3 जनरेशन इसके ग्रो किए जा सकते हैं। तो इजिली उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है जिनकी कह सकते हो कि लाइफ स्पैन जो होती है वो शॉर्ट हो, जिससे कि कम समय में एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाए। दूसरा रीजन था कि इजी टू ग्रो थ्रू आउट ऑफ द ईयर। ये आसानी से पूरे साल, ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही इसे ग्रो कराया जा सकता है, इसे पूरे साल ग्रो कराया जा सकता है, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। तीसरा रीजन था यहाँ कि
इसमें पी प्लांट्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हम उसे कहते हैं जिसमें दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो अब यहां देख लीजिए बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए, दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज द पिस्टिल, and here on the thalamus here is also the stamens, ये स्टेमेंस लगे होते हैं जिन फ्लावर्स में। तो पी प्लांट्स में भी क्या था कि एक ही, दिस इज द फ्लावर, पी फ्लावर्स में भी एक ही फ्लावर में, मीन्स यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दीज आर द स्टेमेंस। इनमें क्या बनता है? स्टेमेन में एंथर होते हैं, एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन्स बनता है, और पिस्टिल में यहाँ ओव्यूम बनता है। तो ये जिन फ्लावर्स में ये मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उन फ्लावर्स को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और जिनमें ये सिर्फ एक या तो स्टेमेन पाया जाता है या पिस्टिल पाया जाता है, तो उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर पी प्लांट में पाया जाता है, दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में होते हैं, तो इजी था इन्हें क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों कराना, तो इसलिए इसे चूज किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही आता है कि इजी टू क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन कराना बहुत इजी था, आसान था, क्योंकि क्या होता है कि पी का जो फ्लावर होता है ये टोटली क्लोज होता है, इट डजंट ओपन एट ऑल, कभी भी ये खुद नेचुरल वे में ओपन नहीं होता है, मीन्स फ्लावर के अंदर ही स्टेमेन और पेस्टिल क्लोज होते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो इजीली होता है वहां। लेकिन क्योंकि ये क्लोज फ्लावर होता है, इसलिए इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना भी इजी होता है। उसका क्या होता है कि जब क्रॉस पॉलिनेशन उन्होंने कराया मेंडल ने, तो क्या किया, एक ही फ्लावर पे नहीं, उन्होंने क्या किया कि टू प्लांट्स को यूज किया, और टू प्लांट्स के अलग अलग प्लांट्स पर अलग अलग फ्लावर को यूज किया उन्होंने। मान लीजिए कि यहाँ ये मेल प्लांट्स को उन्होंने यूज किया, और यहाँ पी का जो है ये फ्लावर्स, मान लीजिए इसको, होता क्या है कि ये फीमेल पार्ट हो गया किसी फ्लावर का, आई एम सॉरी, ये जो है फीमेल पार्ट हो गया, और जब एक, चूंकि पी प्लांट बाइसेक्सुअल है, तो इसमें क्या होगा, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन्स होंगे। तो उन्होंने किया क्या कि एक प्लांट्स के फ्लावर्स के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मीन्स जो स्टेमेंस था, स्टेमेन में से पॉलन ग्रेन्स, पॉलन, ये आई एम सॉरी, एंथर को रिमूव कर दिया, इसे फॉरसेप्स से रिमूव कर दिया, और बचा क्या, सिर्फ स्टिग्मा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बचा। इसे ही इन्होंने क्या कर दिया, बैग कर दिया, एक बटर पेपर लेकर के उन्होंने बैग कर दिया, और दूसरा फ्लावर था इसके, अब ये दूसरे फ्लावर का पार्ट्स हो गया, और इसकी स्टेमेन से जो यहाँ एंथर के अंदर जो पॉलिन ग्रेन बना, मेच्योरिंग के बाद इस पॉलिन ग्रेन को उन्होंने ब्रश कर दिया कहाँ, दूसरे फ्लावर के पिस्टिल पर। दिस इज द क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ जो ये पिस्टिल को कवर अप किया गया, दिस प्रोसेस नोन एज द बैगिंग एंड रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज द इमैस्कुलेशन। मीन्स एंथर को रिमूव किया जाता है मैनुअली, इस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों इजी था। नेक्स्ट इसका रीजन था पी प्लांट को चूज करने का कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे पी प्लांट में। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे, ये एक्सपेरिमेंट में बहुत इजी मीन सुविधाजनक थे, जिससे कि हर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट एक एक बार में एक ट्रेड्स को लेकर किया जा सकता था। इसी तरह अब नेक्स्ट इसलिए इसको चूज किया उन्होंने, A single cross results in a large number of offspring। एक क्रॉस में पी प्लांट से इनको बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग मिलते थे, तो उससे क्या होता था कि उसके रिजल्ट निकालने में उनको इजी होता था।
वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हम देखेंगे कि कौन से 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। इस पर क्वेश्चन आता है 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पर सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में। तो इस पर आप ध्यान से देखिएगा कि वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कौन कौन से थे। ये हमने इसके कुछ टेबल्स टाइप के बना रखे हैं। यहाँ देखिए ये करेक्टर्स हैं। कितने करेक्टर्स उन्होंने चूज किए? 7 करेक्टर्स। पी प्लांट के 7 करेक्टर्स चूज किए और वो 7 करेक्टर्स हम अगर 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे तो बेस से लेकर टॉप तक तो आपको लर्न करने में इजी होगा। तो फर्स्ट करेक्टर क्या लेंगे हम अपने लर्न करने की सुविधा से लेंगे। तो हम स्टेम से स्टार्ट करेंगे। पहला जो उन्होंने लिया वो स्टेम की हाइट लिया, मीन्स लेंथ ऑफ द स्टेम। इसमें दो जो है कॉन्ट्रास्ट ट्रेड्स पाए जाते हैं। कॉन्ट्रास्ट ट्रेड्स मीन्स एक करेक्टर्स के 2 या 2 से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं। तो यहाँ पी प्लांट में हर करेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। स्टेम की हाइट में क्या था? एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड टॉल था जो डोमिनेट ट्रेड्स था। यार इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आता है कि मीन्स आपको कोई भी एक करेक्टर्स यहाँ से दे दिया और वहां से आपको पूछा जाता है कि इसका डोमिनेट और रिसेसिव ट्रेड्स बताइए, कौन सा डोमिनेट है और कौन सा रिसेसिव है। तो ये आप लोग केयरफुली इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसे लर्न कर सकते हैं। तो स्टेम की हाइट को देख लीजिए आप, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल जो है डोमिनेट है और ड्वार्फ रिसेसिव है। अब स्टेम पर क्या लगता है? फ्लावर। तो सबसे पहले फ्लावर कहाँ लगेगा भाई? उसकी पोजीशन आप देखेंगे कि फ्लावर टर्मिनल हो रहा है या एक्सियल हो रहा है। तो फ्लावर का पोजीशन लेंगे एक्सियल और टर्मिनल। अब इसको देख लीजिए, एक्सियल फ्लावर क्या होता है? अगर प्लांट्स पर इस तरह से एक्सिस पर अगर फ्लावर यहां लग रहा है तो ये फ्लावर क्या कहलाएगा? आपका एक्सियल फ्लावर कहलाएगा। ये फ्लावर क्या हुआ? एक्सियल फ्लावर हुआ। और टर्मिनल फ्लावर, अगर ये फ्लावर इसके टॉप में इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है यहाँ, तो ये फ्लावर क्या हुआ? टर्मिनल हुआ और ये एक्सियल हुआ। तो इसमें 2 ट्रेड्स थे, एक्सियल और टर्मिनल, जिसमें एक्सियल यहां ध्यान रखिएगा कि एक्सियल जो होता है वो डोमिनेट ट्रेड्स होता है और टर्मिनल रिसेसिव ट्रेड्स होता है। कलर, तीसरा करेक्टर्स उन्होंने चूज किया, कलर ऑफ द फ्लावर्स। कलर कौन कौन से पी प्लांट्स में पी फ्लावर में पाए जाते हैं? अगर आप जनरली फील्ड में देखेंगे तो वहां 2 कलर्स होते हैं, वन इज द पर्पल एंड अदर इज व्हाइट कलर। आप कभी भी फील्ड में इसे देखिए, ये 2 ही कलर यहाँ पाए जाते हैं। तो उन्होंने कलर ऑफ फ्लावर चूज किया। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर उन्होंने लिया शेप ऑफ पॉड, मीन्स फलियों का शेप। वो फर्स्ट जो डोमिनेट करेक्टर होता है वो इनफ्लेटेड। इनफ्लेटेड का मतलब स्मूथ। यहां इनफ्लेटेड का मतलब हुआ आपका, आई थिंक आप लोग जानते हैं, स्वेलन या स्मूथ कह सकते हैं आप। ये पी की जो फली होगी ये स्वेलन और स्मूथ होगी, इसे इनफ्लेटेड कहते हैं। और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो होता है ये थोड़ा सा इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये इसके सीड लगे हुए होते हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर हुआ। तो शेप पॉड का क्या था? इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, जिसमें इन्फ्लेटेड डोमिनेट करेक्टर होता है और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो होता है वो रिसेसिव करेक्टर होता है। नेक्स्ट था कलर ऑफ पॉड। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कलर ऑफ पॉड में आप जनरली देखेंगे तो 2 कलर्स के जो है पॉड मिलते हैं। जो मटर की फलियां होती हैं वो 2 कलर्स में होती हैं, ग्रीन और येलो। तो ग्रीन कलर जो होते हैं वो डोमिनेट होते हैं और येलो कलर की जो इसकी पॉड होती है वो रिसेसिव करेक्टर की होती है। नेक्स्ट करेक्टर लिया शेप ऑफ द सीड। भाई आपने देखा स्टेम पर फ्लावर्स लगे, फ्लावर के 2 करेक्टर लिया उन्होंने। फ्लावर के कितने करेक्टर? स्टेम का हाइट तो एक ही हुआ, फ्लावर के 2 करेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए। सीड यहाँ पॉड के भी 2 करेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए। और यहाँ जो है अब सीड के भी 2 करेक्टरिस्टिक फीचर लिए। ये पॉड हो गया, ये सीड हो गया, इसके भी 2-2 करेक्टरिस्टिक फीचर लिया इन्होंने। तो अब फ्लावर के अंदर पॉड लगा, पॉड के अंदर क्या लगेगा? सीड लगेगा।
तो इन्होंने 6 कैरेक्टर्स जो लिया, शेप ऑफ सीड लिया। यहाँ राउंड और रिंकल्ड शेप के सीड होते हैं पी के। अगर आप देखिए तो इसको कभी ग्रोसरी शॉप में जाकर आप लोग इसको वॉच कर सकते हैं कि यहाँ राउंड कलर के, राउंड शेप के भी सीड होते हैं और रिंकल्ड भी होते हैं। और जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो कलर ऑफ सीड था, वो येलो और ग्रीन। यहाँ भी येलो और ग्रीन कलर के सीड आपको देखने को मिलते हैं। येलो कलर यहाँ डोमिनेट है और ग्रीन कलर रिसेसिव, इन दोनों में ध्यान रखिएगा। पॉड के कलर में ग्रीन कलर डोमिनेट है, येलो रिसेसिव है, और सीड के कलर में येलो कलर डोमिनेट है और ग्रीन कलर रिसेसिव है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में जिसमें कॉन्ट्रास्ट ट्रेट्स पाए जाते हैं। ये 7 कैरेक्टर्स जो है मेंडल ने चूज किए।